नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल, फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि उनके घर में बेड रिडन पेशेंट है जो काफ़ी समय से बिस्तर पे हैं और उनके पीठ में डिपेंडेंट पोर्शन पे प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर हो गए हैं, जिनको हम लोग पहले के समय में बेड सोर कहा करते थे। और वो बेड सोर जो है वो सूखा हुआ है और वो भर नहीं रहा है। तो क्या इसके लिए कोई और टेक्निक, कोई नई टेक्नोलॉजी, किसी तरीके से ये अल्सर्स ना हो, इसके लिए कोई उपाय? तो मेरा कहना ये है कि प्रेशर अल्सर्स या प्रेशर सोर्स दो तरह के होते हैं। एक, उन मरीजों को प्रेशर सोर और अल्सर्स हो जाते हैं जिनको पैरालिसिस है, ये उस हिस्से को हिला ही नहीं पाते। और कुछ अल्सर्स ऐसे होते हैं जो नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर होते हैं। नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स उन लोगों को हो जाते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, जो दुबले पुतले हो गए हैं और साथ में उनको ऐसी बोनी प्रोमिनेंसेस हैं जो प्रेशर कंटिन्यूअसली दे रही है और वो इतने, उनकी वीकनेस इतनी है कि उनको किसी भी तरह से हाथ पैर हिलाने में दिक्कत है। तो ऐसी सिचुएशन में नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स होते हैं। अब नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स का अल्टीमेट एम ये होता है टू मोबिलाइज द पेशेंट। मतलब चूंकि उनको पैरालिसिस नहीं है, तो अगर हम ऐसी जतन करें जिससे पेशेंट बिस्तर से ऊपर उठ के और सीधा खड़ा होके और चलने लगे, तो प्रेशर सोर्स में कोई भी स्पेशल टेक्निक की आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही पेशेंट बेड रिडन से एम्बुलेटरी हो जाता है, चलता फिरता हो जाता है, उसमें सिंपल दवाइयों से, मलम से, ड्रेसिंग से वो घाव भर जाते हैं। किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जिकल प्रोसीजर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सो नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर्स में पहला ट्रीटमेंट होता है अर्ली रिहैबिलिटेशन। पेशेंट को चलाना, उसके लिए उसका न्यूट्रिशन को करेक्ट करना, उसके शरीर के इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, उसमें जो एनीमिया हुआ है उसको करेक्ट करना, पेशेंट को रेगुलर फिजियोथेरेपी कराना ताकि वो पेशेंट जल्दी से उठ के खड़ा होकर और चलने लगे। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। समस्या आती है पैरालिटिक प्रेशर सोर्स की, क्योंकि वो जो पैरालिसिस है, अगर वो ट्रॉमेटिक पैराप्लीजिया है, मतलब पैरों के दोनों हिस्से जो है चल नहीं रहे हैं, या फिर क्वाड्रिप्लीजिया या क्वाड्रिपेरेसिस है, या फिर हेमीप्लीजिया है, आधा शरीर का हिस्सा लकवाग्रस्त है, तो इस तरह के पेशेंट्स में बहुत समय लगता है रिकवरी के लिए। कभी कभी रिकवरी संभव ही नहीं होती। इन पेशेंट्स में हमको प्रेशर सोर्स के लिए अलग ड्रेसिंग्स, अलग प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग्स, पेशेंट को मोबिलाइज करना, पेशेंट का पोजीशन बार बार बदलते रहना, पेशेंट को नहलाना, ये सब मैंडेटरी गाइडलाइंस में आ जाता है। और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे ही पेशेंट को कहीं घाव होता है, सबसे पहले पानी से दूर कर दिया जाता है उसको, उसे नहलाया ही नहीं जाता, उसकी साफ सफाई ही नहीं की जाती। उन्हें ऐसा लगता है सबको कि पानी लगते से ही घाव और पक जाएगा। ये बहुत बड़ी मिथ है, ये गलतफहमी है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी घाव के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। साफ पानी से अगर हम किसी घाव को धोते हैं तो कभी भी इन्फेक्शन फ्लेयर अप नहीं होता। हम लोग भी स्टेराइल वाटर का इस्तेमाल करते हैं घावों को साफ करने के लिए, धोने के लिए और ड्रेसिंग करने के लिए भी। जो नॉर्मल सलाइन की बॉटल होती है जिससे हम लोग नॉर्मल सलाइन ड्रेसिंग्स करते हैं, वो पानी ही होता है। बस इतना ही है कि उसी चीज को आप घर पे बना सकते हैं, पानी को उबाल के, ठंडा करके और ढक के। उबला हुआ पानी अगर 5-7 मिनट से ज़्यादा उबला हुआ है तो वो स्टेराइल हो जाता है। और हम इस तरह से इंसिस्ट करते हैं कि इस तरह के पेशेंट्स को जब आप नहलाते हैं तो ऑफलोडिंग होती है, उसके ऊपर से जो वजन है वो हट जाता है और उस प्रोसेस में करीब आधा पौना घंटा गुजरता है, जिसकी वजह से वो अल्सर्स को हील होने का समय मिलता है। इसलिए नहलाना, मॉइस्चराइजर लगाना, साफ सफाई रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अक्सर ये प्रेशर सोर्स हड्डी से शुरू होते हैं, ये अपसाइड डाउन बनते हैं, ये उल्टे बनते हैं, तो ये हमेशा गहरे होते हैं। तो इसमें हमको कई बार फ्लैप सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है। इसमें सिंपल ग्राफ्ट से काम नहीं होता, क्योंकि हमको उस हड्डी के ऊपर मांस लाना पड़ता है और ये जो लोकल टिश्यू होता है वहाँ पे कई बार बहुत फॉरगिविंग होता है। चूँकि इन पेशेंट्स में आसपास का टिश्यू लैक्स होता है, हम आसानी से फ्लैप्स कर सकते हैं और वो ऑपरेशंस के घावों को हम भर सकते हैं। सो एक बार फ्लैप कर देने के बाद इलाज खत्म नहीं होता। पेशेंट को फिर से फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोस्चर, उसको दाएं करवट, बाएं करवट, औंधा लेटाना, सीधे लेटाना, ये हर आधे पौने घंटे, 1 घंटे में हमको करना होता है। पेशेंट की साफ सफाई करनी होती है, नहलाना होता है। जो अगर कहीं ज़रा भी शुरुआत में हमने को ऐसा लगता है कि प्रेशर सोर्स बन रहे हैं, चमड़ी कहीं छिल गई है, छोटा सा ब्लिस्टर बन गया है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टिव ड्रेसिंग करनी है। प्लास्टिक सर्जन को इमीडिएटली जाके दिखाना है। जो फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है इस तरह के पेशेंट्स का, जिनको हम लोग न्यूरो रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, उसके अलग फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनसे आप सलाह लें। मैंने अक्सर ये देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट की ओपिनियन लेना
या फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह को मानना न मानना, इसको हमारे लोग तवज्जो नहीं देते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हाथ ऊपर करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, शरीर को हिलाते हैं, ये तो हम भी कर सकते हैं। ये इतना आसान नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट उस फील्ड का निष्णात डॉक्टर होता है। उसे एग्जैक्टली पता होता है कि शरीर के कौन से हिस्से को हिलाना है, कौन से हिस्से को चलाना है, पेशेंट को किस तरीके से टर्न करना है, और वो आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह के पेशेंट्स पूरी तरह से रिहेबिलिटेट करके और मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। लेकिन अक्सर हम लोग फिजियोथेरेपी की इस विधा को फॉलो नहीं करते और उसकी वजह से छोटे छोटे प्रेशर सोर्स बड़े प्रेशर सोर्स में बदल जाते हैं। जिनको हम बिना ऑपरेशन के मैनेज कर सकते थे वो ऑपरेटिव प्रेशर सोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो चीज़ कम खर्चे में संभव हो सकती थी उसको हम बड़े खर्चे में तब्दील कर देते हैं। सो प्रेशर सोर्स में नॉन पैरालिटिक प्रेशर सोर और पैरालिटिक प्रेशर सोर, इसके बारे में मैंने आपको आज बताया। ये भी बताया कि इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता कब होती है। ऑपरेशन हो जाने के बाद जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, हमको ये कोशिश करनी है कि फिर कहीं एक छाला भी ना हो सके। ये उसका कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। उसके लिए आपको न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट के पास और प्लास्टिक सर्जन के पास और अपने न्यूरो फिजिशियन के पास नियमित रूप से जाना है, दिखाना है। प्रिवेंशन इज द ट्रीटमेंट। अगर हम उस चीज को होने से बचाएं तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कभी प्रेशर सोर हो जाए तो जो मैंने गाइडलाइंस बताई हैं इनका आपको पालन करना है। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।